ये कहानी शिमला के उन हसीन वादियों की है जहां एक ओर मखमली घास पर आलीशान दावत की तैयारियां हो रही हैं और दूसरी ओर ठीक उसी ढलान के नीचे मौत का मातम छाया है। लावण्या, एक कोमल हृदय वाली लड़की, जब ऊंच नीच के सामाजिक भेदों और अपनी रेशमी दुनिया के बीच फंस जाती है, तब उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है जो उसकी सोच बदल देती है। क्या एक मरे हुए मजदूर की खामोशी बैंड बाजे की शोर से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? और क्या एक कीमती टोपी पहनकर किसी के दुख में शामिल होना मुमकिन है? सुनिए, डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक मार्मिक और यथार्थवादी पेशकश, बगीचे की दावत। आखिरकार शिमला का मौसम मेहरबान हो ही गया। अगर वे खुद भी ऑर्डर देकर मंगवाते तो शायद बगीचे की दावत के लिए इससे बेहतर दिन नहीं मिल सकता था। पहाड़ों की ठंडी हवा थमी हुई थी और धूप में एक गुनगुनी गर्माहट का एहसास था। आसमान में बादल का एक टुकड़ा तक न था, बस नीले विस्तार पर सुनहरी धुन की एक झीनी सी चादर लिपटी थी, जैसा अक्सर पहाड़ों में गर्मियों की शुरुआत में होता है। माली सुबह तड़के से ही जाग गया था। उसने ढलानी घास की कटाई की और झाड़ू लगाकर उसे इतना साफ कर दिया था कि मखमली हरियाली और वे गहरे धब्बे जहां से जंगली फूल हटाए गए थे, अब आईने की तरह चमक रहे थे। गुलाबों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे जानते हों कि ऐसी दावतों में केवल वे ही लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। वे अकेले ऐसे फूल थे जिन्हें हर कोई पहचानता था। एक ही रात में सैकड़ों की संख्या में कलियां खिल उठी थीं। हरी झाड़ियां फूलों के बोझ से इस तरह झुकी थीं जैसे उन पर देवदूतों की कृपा हुई हो। नाश्ता भी खत्म भी नहीं हुआ था कि शामियाना लगाने वाले आदमी आ पहुंचे। माँ, शामियाना कहाँ लगवाना है? मेरी प्यारी बच्ची, मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इस साल सब कुछ तुम बच्चों पर छोड़ने का फैसला किया है। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बस एक सम्मानित मेहमान की तरह समझो। लेकिन मेघा आदमियों की निगरानी करने नहीं जा सकती थी। उसने नाश्ते से पहले अपने बाल धोए थे और अब वो सिर पे हरे रंग का तौलिया लपेटे कॉफी पी रही थी। उसके दोनों गालों पर गीली लटों के निशान छपे थे। तितली जैसी चंचल जोया हमेशा की तरह रेशमी पेटीकोट और ढीले ढाले किमोनो जैकेट में नीचे आई थी। लावण्या, तुम्हें ही जाना होगा क्योंकि तुम सबसे ज्यादा कलात्मक हो। लावण्या हाथ में मक्खन लगी रोटी पकड़े हुए ही बाहर की ओर दौड़ी। पहाड़ों की ताज़ी हवा में बाहर खुले में खाने का बहाना ढूंढना उसे बहुत सुहाता था। इसके अलावा उसे चीज़ें व्यवस्थित करना पसंद था। उसे हमेशा लगता था कि वो किसी भी काम को दूसरों से कहीं बेहतर तरीके से कर सकती है। बगीचे के रास्ते पर कमीज की आस्तीन चढ़ाए 4 आदमी खड़े थे। उनके पास कैनवस के थान और पीठ पर औजारों के बड़े थैले लटके थे। वे काफ़ी अनुभवी और प्रभावशाली लग रहे थे। लावण्या ने सोचा कि काश उसके हाथ में ये रोटी न होती, लेकिन उसे रखने की कोई जगह नहीं थी और वो उसे फेंक भी नहीं सकती थी। उनके पास पहुंचते ही वो थोड़ी झिझकी और चेहरे पर गंभीरता लाने की कोशिश करने लगी। सुप्रभात, उसने अपनी माँ की आवाज की नकल करते हुए कहा, लेकिन वो इतना बनावटी लगा कि उसे खुद पर शर्म आ गई। वो किसी छोटी बच्ची की तरह हकलाने लगी। ओह, क्या आप लोग शामियाने के लिए आए हैं? जी हाँ, छोटी मालकिन, उन आदमियों में सबसे लंबे और दुबले व्यक्ति ने कहा। उसके चेहरे पर झाइयां थीं। उसने अपने औजारों का थैला कंधे पर ठीक किया और अपनी टोपी पीछे खिसकाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हम उसी के लिए आए हैं। उसकी मुस्कुराहट इतनी सहज और दोस्ताना थी कि लावण्या की घबराहट दूर हो गई। उसकी आंखें कितनी प्यारी थीं, छोटी लेकिन गहरे नीले रंग की। लावण्या ने बाकी आदमियों की तरफ देखा, वे भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान जैसे कह रही थी कि डरो मत, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे। ये मजदूर कितने अच्छे होते हैं और ये सुबह कितनी हसीन है। लावण्या को लगा कि उसे सुबह का जिक्र नहीं करना चाहिए, उसे पेशेवर दिखना चाहिए, शामियाने की बात करनी चाहिए। अच्छा, वो कुमुदिनी वाला बगीचा कैसा रहेगा? क्या वहाँ ठीक रहेगा? उसने खाली हाथ से उस बगीचे की ओर इशारा किया। वे सब मुड़े और उस ढलान की दिशा में देखने लगे। एक छोटे और गोलमटोल आदमी ने अपना निचला होंठ से कोड़ा और उस लंबे आदमी के माथे पर सिलवटें आ गई। मुझे ये जगह पसंद नहीं आई, उसने कहा। ये उतनी उभर कर नहीं आएगी। देखिए छोटी मालकिन, शामियाने जैसी चीज के साथ बात यह है कि उसे ऐसी जगह होना चाहिए जो दूर से ही आंख में चकाचौंध पैदा कर दे। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? लावण्या की परवरिश ने उसे एक पल के लिए सोचने पर मजबूर किया कि क्या एक मजदूर का उससे इस तरह चकाचौंध और आंख में चुभने वाली बात करना मर्यादित था।
लेकिन वो उसकी बात पूरी तरह समझ गई थी। टेनिस कोर्ट का एक कोना, उसने सुझाव दिया। लेकिन एक कोने में तो बैंड वाले बैठेंगे। तो बैंड बाजा भी मंगाया है आपने? एक दूसरे मजदूर ने कहा। उसका चेहरा पीला था। टेनिस कोर्ट को देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। वो क्या सोच रहा था? बस एक छोटा सा बैंड है, लावण्या ने कोमलता से कहा। शायद उसे बुरा ना लगे अगर बैंड छोटा हो। लेकिन उस लंबे आदमी ने बीच में ही टोक दिया। देखिए मालकिन, वो जगह सबसे सही है, उन पेड़ों के सामने, वहां एकदम बढ़िया रहेगा, उन अशोक के पेड़ों के सामने। लेकिन तब तो वे पेड़ छिप जाएंगे, और वे कितने सुंदर थे, अपनी चौड़ी चमकती पत्तियों और पीले फलों के गुच्छों के साथ। वे उन पेड़ों जैसे लगते थे जिनकी कल्पना इंसान किसी सुनसान टापू के लिए करता है, गर्व से भरे और अकेले, सूरज की रोशनी में अपनी पत्तियों और फलों को एक खामोश शान के साथ ऊपर उठाए हुए। क्या उन्हें एक शामियाने के पीछे छिपा देना चाहिए? उन्हें छिपाना ही होगा। आदमी अपने डंडे कंधों पर रखकर उस ढलान की ओर बढ़ चले थे। अब सिर्फ वो लंबा मजदूर वहीं खड़ा था। वो नीचे झुका और तुलसी की एक पत्ती तोड़कर उसे अपने अंगूठे और उंगली के बीच मसलने लगा। फिर उसने हाथ नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू सूंघी। जब लावण्या ने उसे ऐसा करते देखा तो वो उन अशोक के पेड़ों के बारे में सब भूल गई। उसे हैरानी हो रही थी कि एक मजदूर को भी ऐसी चीजों की इतनी समझ हो सकती है। वो तुलसी की महक की परवाह कर रहा था। शिमला के उसके ऊंचे दायरे के कितने मर्द भला ऐसा करते? लावण्या ने सोचा कि ये काम करने वाले लोग वाकई कितने अच्छे होते हैं। काश वो इन बेवकूफ़ लड़कों के बजाय जो रविवार की दावतों में आते हैं और जिनके साथ वो नाचती है, इन मजदूरों को अपना दोस्त बना पाती। इन लोगों के साथ उसकी ज्यादा पटती। उसने मन ही मन तय कर लिया कि ये सब समाज के इन फालतू के ऊंच नीच के भेदों की गलती है। वो लंबा आदमी एक लिफाफे के पीछे कुछ लकीरें खींचकर समझा रहा था कि शामियाने का पर्दा कैसे लटकाया जाएगा। लावण्या को इन भेदों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, रत्ती भर भी नहीं। तभी लकड़ी के हथौड़ों की ठक ठक गूंजने लगी। कोई सीटी बजा रहा था तो कोई अपने साथी को भाई कहकर पुकार रहा था। भाई, इस संबोधन में कितनी अपनाइयत थी, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी खुश है और वो इन पुरानी रीतियों को कितना तुच्छ समझती है। लावण्या ने उस नक्शे को देखते हुए अपनी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा खाया। उसे लग रहा था जैसे वो खुद भी कोई मजदूर लड़की हो। लावण्या, ओ लावण्या, कहाँ हो तुम? फोन है लावण्या। घर के भीतर से आवाज आई। वो घास के मैदान को पार करती हुई रास्तों और सीढ़ियों से उड़ती हुई बरामदे में जा पहुंची। हॉल में उसके पिता और भाई लक्ष्य दफ्तर जाने के लिए अपनी टोपी और कपड़े साफ कर रहे थे। सुनो लावण्या, लक्ष्य ने जल्दी में कहा, आज दोपहर से पहले जरा मेरे कोट को देख लेना अगर उस पर इस्त्री की जरूरत हो तो। जरूर, उसने कहा। अचानक वो खुद को रोक नहीं पाई। वो लक्ष्य की ओर दौड़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। मुझे दावतें बहुत पसंद है, क्या तुम्हें नहीं पसंद? लावण्या ने हाँफते हुए पूछा। क्यों नहीं? लक्ष्य की गर्मजोशी से भरी आवाज गूंजी। उसने भी अपनी बहन को गले लगाया और हल्के से धकेलते हुए बोला, अब जल्दी फोन की तरफ भागो मेरी जान, फोन। हाँ बिल्कुल। सलोनी, सुप्रभात प्रिय, लंच पर आओगी? जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। बस एक साधारण सा खाना होगा, वही सैंडविच के बचे हुए टुकड़े और मीठे बिस्कुटों का चूरा। हाँ, शिमला का मौसम वाकई लाजवाब है। सफेद रंग की पोशाक? हाँ, तुम्हें वही पहननी चाहिए। एक मिनट रुको, लाइन पर ही रहना, माँ बुला रही हैं। लावण्या पीछे मुड़कर बैठी। क्या हुआ माँ? सुनाई नहीं दे रहा? श्रीमती शर्गिल की आवाज सीढ़ियों से तैरती हुई आई। उसे कहना कि वो वही प्यारी सी टोपी पहने जो उसने पिछले रविवार को पहनी थी। माँ कह रही हैं कि तुम वही टोपी पहनना जो तुमने पिछले रविवार को पहनी थी। बढ़िया, 1 बजे मिलते हैं। अलविदा। लावण्या ने फोन रखा और अपनी बाहें फैलाकर एक गहरी सांस ली, फिर अंगड़ाई लेकर उन्हें ढीला छोड़ दिया। उसने एक लंबी आह भरी और अगले ही पल वो चौकन्नी होकर बैठ गई। वो खामोश थी और कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। घर के सारे दरवाजे खुले हुए महसूस हो रहे थे। पूरा घर कदमों की आहट और गूंजती आवाजों से जीवंत हो उठा था। रसोई की ओर जाने वाला भारी दरवाजा एक दबी हुई धमक के साथ बार बार खुल और बंद हो रहा था। तभी एक लंबी और घिसी हुई आवाज आई। वो भारी पियानो था जिसे उसके सख्त पहियों के सहारे खिसकाया जा रहा था। लेकिन ये हवा, अगर गौर करो तो क्या हवा हमेशा ऐसी ही होती थी?
खिड़कियों के ऊपरी हिस्सों से आती और दरवाजों से बाहर निकलती हवा के हल्के झोंके जैसे लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज की दो नन्ही किरणें भी खेल रही थी, एक दवात पर और दूसरी चांदी के फोटो फ्रेम पर। कितनी प्यारी किरणें थी, खासकर वो जो दवात के ढक्कन पर थी। वो काफी गर्म थी, एक छोटे से चांदी के सितारे जैसी। लावण्या का मन हुआ कि उसे चूम ले। मुख्य दरवाजे की घंटी बजी और सीढ़ियों पर काम वाली सारिका की छपे हुए कपड़ों वाली स्कर्ट की सरसराहट सुनाई दी। एक आदमी की धीमी आवाज आई। सारिका ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, रुको मैं मालकिन से पूछती हूँ। क्या बात है सारिका? लावण्या हॉल में आई। माँ, ये फूल वाला है। वाकई वही था। दरवाजे के ठीक भीतर फूलों के गमलों से भरी एक चौड़ी और उथली ट्रे रखी थी। उनमें गुलाबी रंग के लिली के फूल थे और कोई दूसरा फूल नहीं था, सिर्फ लिली। कन्ना लिली के वे बड़े और चटक गुलाबी फूल पूरी तरह खिले हुए थे और अपनी सुर्ख लाल टहनियों पर इतने जीवंत लग रहे थे कि डर लगने लगे। ओ सारिका! लावण्या के मुंह से एक धीमी कराह जैसी आवाज आई। वो उन फूलों के पास ऐसे झुककर बैठ गई जैसे उनकी तपिश से खुद को गरमा रही हो। उसे महसूस हुआ कि वे फूल उसकी उंगलियों में और उसके होंठों पर समा रहे हैं और उसके सीने के भीतर उग रहे हैं। ये जरूर कोई गलती है, उसने धीमी आवाज में कहा। इतने सारे फूल किसी ने ऑर्डर नहीं किए होंगे। सारिका, जाओ और माँ को ढूंढ कर लाओ। लेकिन उसी पल श्रीमती शेरगिल उनके पास आ पहुंची। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने शांति से कहा। हाँ, ये मैंने ही मंगवाए हैं। क्या ये लाजवाब नहीं है? उन्होंने लावण्या के बाह दबाई। कल मैं दुकान के पास से गुजर रही थी और खिड़की में इन्हें देखते ही मुझे लगा कि आज जिंदगी में पहली बार मेरे पास जीप भर के कन्ना लिली होंगे। बगीचे की दावत एक अच्छा बहाना बन गई। लेकिन आपने तो कहा था कि आप दखल नहीं देंगी, लावण्या बोली। सारिका जा चुकी थी। फूल वाला अब भी बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। लावण्या ने माँ के गले में हाथ डाला और बहुत ही कोमल तरीके से उनके कान के पास अपना लाड जताया। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम्हें तर्क करने वाली माँ पसंद आएगी? ऐसा मत करो, देखो वो आ गया आदमी। वो और भी ज्यादा लिली लेकर आया था, एक पूरी ट्रे। और इन्हें मुख्य दरवाजे के ठीक भीतर बरामदे के दोनों तरफ कतार में लगा दो, श्रीमती शेरगिल ने कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता लावण्या? हाँ माँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। बैठक में मेघा और जोया ने आखिरकार उस छोटे और मेहनती नौकर रामू के साथ मिलकर पियानो खिसका ही लिया था। अब अगर हम इस सोफे को दीवार से सटा दें और कुर्सियों के अलावा कमरे की हर चीज बाहर कर दें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। रामू, ये मेजें धूम्रपान कक्ष में रख दो और कालीन से ये निशान मिटाने के लिए झाड़ू ले आओ। और सुनो, एक मिनट। जोया को नौकरों को हुक्म देना बहुत पसंद था और वे भी खुशी खुशी उसकी बात मानते थे। वो उन्हें हमेशा ऐसा महसूस कराती थी जैसे वे किसी नाटक का हिस्सा हों। माँ और लावण्या दीदी से कहो कि फौरन यहाँ आएं। जी जोया दीदी। वो मेघा की तरफ मुड़ी। मैं सुनना चाहती हूँ कि पियानो की आवाज कैसी आ रही है। अगर दोपहर में मुझसे गाने के लिए कहा गया तो तैयारी रहनी चाहिए। चलो, थक गया है दिल, गाने का अभ्यास करते हैं। पॉम टट टट टी टा पियानो से इतनी तीव्र आवाज निकली कि जोया के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। जब उसकी माँ और लावण्या कमरे में आई तो वो उनकी तरफ बड़े ही गमगीन और रहस्यमय अंदाज में देखने लगी। थक गया है दिल मेरा, एक आंसू एक आह, बदल जाता है प्यार यहाँ। थक गया है दिल मेरा, एक आंसू एक आह, बदल जाता है प्यार यहाँ। और फिर अलविदा। लेकिन जैसे ही अलविदा शब्द आया और पियानो की आवाज पहले से कहीं ज्यादा हताश सुनाई देने लगी, जोया के चेहरे पर एक चमकती हुई और संवेदनहीन मुस्कान खिल गई। मम्मी, क्या मेरी आवाज आज एकदम सही नहीं लग रही? वो चहक उठी। थक गया है दिल मेरा, उम्मीदें दम तोड़ती हैं, एक ख्वाब एक जागना। तभी सारिका ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। क्या बात है सारिका? मालकिन, खानसामा पूछ रहे हैं कि सैंडविच पर लगाने वाले झंडे तैयार हैं क्या? सैंडविच के झंडे सारिका? श्रीमती शेरगिल ने खोए हुए अंदाज में बात दोहराई। उनके चेहरे को देखकर बच्चों को तुरंत समझ आ गया था कि वो झंडे लाना भूल गई हैं। ठहरिए जरा, उन्होंने सारिका से मजबूती से कहा। खानसामा से कहो कि मैं 10 मिनट में उन्हें भेजती हूँ। सारिका चली गई। अब लावण्या, माँ ने फुर्ती से कहा, मेरे साथ बैठक में आओ।
मैंने किसी लिफाफे के पीछे उनके नाम लिखे थे, तुम्हें वे मेरे लिए साफ साफ लिखने होंगे। मेघा, तुम इसी वक्त ऊपर जाओ और अपने सिर से वो गीला तौलिया हटाओ। जोया, तुम भागकर अभी के अभी तैयार हो जाओ। क्या तुम सब मुझे सुन रही हो या फिर मुझे रात को तुम्हारे पिता से शिकायत करनी पड़ेगी? और जोया, अगर तुम रसोई में जाओ तो खानसामा का मूड थोड़ा ठीक कर देना। आज सुबह मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। वो लिफाफा आखिरकार डाइनिंग रूम की घड़ी के पीछे मिल ही गया। हालांकि श्रीमती शेरगिल को अंदाजा नहीं था कि वो वहां पहुंचा कैसे। तुम बच्चों में से ही किसी ने इसे मेरे बैगर से निकाला होगा, क्योंकि मुझे साफ याद है। मलाई, पनीर और नींबू मक्खन। क्या तुमने ये लिख लिया? जी मां। अंडा और? श्रीमती शेरगिल ने लिफाफे को अपनी आंखों से थोड़ा दूर किया। ये चूहों जैसा लग रहा है। ये चूहे तो नहीं हो सकते ना? जैतून है मां, लावण्या ने उनके कंधे के पीछे से झांकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, जैतून। अंडा और जैतून, सुनने में कितना अजीब मेल लगता है। आखिरकार वे सब पूरे हो गए और लावण्या उन्हें लेकर रसोई की तरफ चल दी। वहां उसने देखा कि जोया खानसामा को अपनी बातों से बहला रही थी, जो कहीं से भी डरावने नहीं लग रहे थे। मैंने आज तक इतने लाजवाब सैंडविच नहीं देखे। जोया की आवाज में उत्साह भरा था। आपने कितने तरह के बताए खानसामा? 15। जी जोया दीदी, 15। वाह खानसामा, मैं आपको बधाई देती हूँ। खानसामा ने सैंडविच काटने वाले लंबे चाकू से किनारे साफ किए और खुलकर मुस्कुरा दिए। मिठाई वाले आ गए हैं, सारिका ने भंडारघर से बाहर आते हुए सूचना दी। उसने खिड़की से आदमी को गुजरते देख लिया था। इसका मतलब था कि मलाईदार क्रीम पफ आ चुके थे। वे अपनी इन मिठाइयों के लिए मशहूर थे। घर में उन्हें बनाने के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। इन्हें अंदर लाओ और मेज पर रखो मेरी बच्ची, खानसामा ने हुक्म दिया। सारिका उन्हें अंदर ले आई और फिर दरवाजे की तरफ लौट गई। वैसे तो लावण्या और जोया अब इतनी बड़ी हो गई थीं कि उन्हें इन चीज़ों की परवाह नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी वे इस बात से सहमत थीं कि वे पफ देखने में बहुत आकर्षक लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा। खानसामा उन्हें करीने से सजाने लगे और ऊपर से अतिरिक्त चीनी झाड़ने लगे। क्या ये हमें पुरानी दावतों की याद नहीं दिलाते? लावण्या ने पूछा। शायद दिलाते हों, व्यवहारिक जोया ने जवाब दिया, जिसे पुरानी यादों में खोना पसंद नहीं था। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये देखने में बहुत ही हल्के और लजीज लग रहे हैं। एक एक खा लो मेरी बच्चियों, खानसामा ने अपनी ममता भरी आवाज में कहा। तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा। ओह, ये नामुमकिन है। नाश्ते के तुरंत बाद मलाईदार क्रीम पफ खाना, ये सोचकर ही अजीब लग रहा था। फिर भी 2 मिनट बाद जोया और लावण्या अपनी उंगलियां चाट रही थी और उनके चेहरे पर वही खोया हुआ भाव था जो सिर्फ ताज़ी मलाई का स्वाद लेने पर आता है। चलो पिछले दरवाजे से बगीचे में चलते हैं, लावण्या ने सुझाव दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि मजदूर शामियाने के साथ क्या कर रहे हैं। वे बहुत ही भले लोग हैं, लेकिन पिछला दरवाज़ा खानसामा, सारिका, मिठाई वाले और रामू की भीड़ से बंद था। वहाँ कुछ हुआ था। तौबा तौबा, खानसामा किसी घबराई हुई मुर्गी की तरह कुड़कुड़ा रही थी। सारिका ने अपना हाथ गाल पर ऐसे रखा था जैसे उसके दांत में दर्द हो। रामू का चेहरा बात समझने की कोशिश में सिकुड़ गया था। सिर्फ मिठाई वाला ही मजे में दिख रहा था, क्योंकि ये उसकी सुनाई कहानी थी। क्या बात है? क्या हुआ है? एक भयानक हादसा हो गया है, खानसामा ने कहा। एक आदमी मारा गया। एक आदमी मारा गया? कहाँ? कैसे? कब? मिठाई वाला अपनी कहानी को यूं ही हाथ से जाने देने वाला नहीं था। मालकिन, आप यहाँ नीचे की उन छोटी बस्तियों को जानती हैं? जानना बेशक वो उन्हें जानती थी। वहां एक जवान लड़का रहता था, नाम था सुमित। घोड़ा गाड़ी चलाता था। आज सुबह चौक के पास एक भारी इंजन को देखकर उसका घोड़ा बिदक गया और वो ढलाना से नीचे जा गिरा, मर गया। खत्म। लावण्या मिठाई वाले को एकटक देखने लगी। जब तक उसे उठाया गया तब तक वो दम तोड़ चुका था, मिठाई वाले ने चटखारे लेते हुए बताया। जब मैं यहाँ आ रहा था तब वे उसकी लाश घर ले जा रहे थे। फिर उसने खानसामा की तरफ देखकर कहा कि वो अपने पीछे बीवी और 5 छोटे बच्चे छोड़ गया है। जोया, यहाँ आओ। लावण्या ने अपनी बहन की आस्तीन पकड़ी और उसे रसोई से खींचते हुए पर्दे वाले दरवाजे के दूसरी तरफ ले गई। वहां वो रुकी और दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। जोया, उसने डरी हुई आवाज में कहा, भला हम ये सब कैसे रोकेंगे? सब कैसे रोकेंगे लावण्या? जोया ने हैरानी से चिल्लाकर पूछा। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि हम बगीचे की दावत रोक देंगे। जोया नाटक क्यों कर रही थी? लेकिन जोया और भी ज्यादा चकित थी। दावत रोक देंगे? मेरी प्यारी लावण्या, इतनी बेवकूफ मत बनो। बेशक हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
कोई हमसे इसकी उम्मीद भी नहीं करता। इतनी भावुक मत बनो। पर हम बगीचे में दावत कैसे कर सकते हैं जबकि हमारे ठीक मुख्य द्वार के बाहर एक आदमी मर चुका है? ये वाकई बहुत भावुक सोच थी, क्योंकि वो छोटी बस्तियां शेरगिल कोठी की ओर जाने वाली खड़ी चढ़ाई के बिल्कुल नीचे एक अलग तंग गली में बनी थी। बीच में एक चौड़ी सड़क थी। सच तो ये था कि वे कोठी के बहुत करीब थीं। वे इस इलाके के नाम पर एक बदनुमा दाग जैसी थी और उन्हें वहां होने का कोई हक ही नहीं था। वो चॉकलेट जैसे भूरे रंग के छोटे और घटिया घर थे। उनके छोटे छोटे आंगन में गोभी के डंठल, बीमार मुर्गियां और टमाटर के खाली डिब्बे पड़े रहते थे। उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी गरीबी की गवाही देता था। धुएं की वो पतली और फटी हुई लकीरें शेरगिल कोठी की चिमनियों से निकलने वाले शानदार चांदी जैसे धुएं के गुब्बारों से कितनी अलग थीं। उस गली में धोबिने, सफाई कर्मचारी, एक मोची और एक ऐसा आदमी रहता था जिसके घर के सामने छोटे छोटे पक्षियों के पिंजरे लटके रहते थे। वहां बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। जब शेरगिल बच्चे छोटे थे तो उन्हें वहां पैर रखने तक की मनाही थी, क्योंकि वहां की भाषा बहुत गंदी थी और वहां से बीमारी लगने का डर था। लेकिन अब बड़े होने के बाद लावण्या और लक्ष्य कभी कभी वहां टहलने निकल जाते थे। वो जगह घिनौनी और गंदगी से भरी थी। वे वहां से हमेशा एक सेहरन के साथ बाहर निकलते थे। पर इंसान को हर जगह जाना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, इसी सोच के साथ वो वहां से गुजरते थे। और जरा सोचो कि उस बेचारी औरत को बैंड की आवाज कैसी सुनाई देगी, लावण्या ने कहा। ओ लावण्या, जोया अब सच में चिढ़ने लगी थी। अगर तुम हर बार किसी हादसे की वजह से बैंड बाजा रुकवाने लगोगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे भी इस बात का उतना ही दुख है जितना तुम्हें। मैं भी हमदर्दी महसूस कर रही हूँ। उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसने अपनी बहन की तरफ वैसे ही देखा जैसे वे बचपन में लड़ते वक्त एक दूसरे को देखती थीं। तुम एक पियक्कड़ मजदूर के लिए इतनी भावुक होकर उसे दोबारा जिंदा नहीं कर दोगी, उसने दबी आवाज में कहा। पियक्कड़? किसने कहा कि वो नशे में था? लावण्या गुस्से में जोया की तरफ मुड़ी। उसने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा जैसे वे बचपन में कहा करती थीं। मैं अभी जाकर माँ को सब बता दूंगी। हाँ, जरूर जाओ मेरी जान, जोया ने बनावटी प्यार से कहा। माँ, क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? लावण्या ने कांच का बड़ा सा कुंडा घुमाया। बेशक मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? श्रीमती शेरगिल ने अपने श्रृंगार मेज की ओर से मुड़कर पूछा। वे एक नई टोपी पहनकर देख रही थीं। माँ, एक आदमी मारा गया है, लावण्या ने बात शुरू की। अपने बगीचे में तो नहीं, माँ ने घबराकर बीच में ही टोक दिया। नहीं माँ, वहां नहीं। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। श्रीमती शेरगिल ने राहत की सांस ली और अपनी बड़ी सी टोपी उतारकर घुटनों पर रख ली। लेकिन सुनिए तो माँ, लावण्या ने हाफते हुए वो दर्दनाक कहानी सुनाई। हम अब अपनी दावत नहीं कर सकते ना? उसने विनती करते हुए कहा। बैंड बाजा और मेहमानों का आना, वे सब हमें सुनेंगे माँ। वे लगभग हमारे पड़ोसी ही तो हैं। लावण्या को ये देखकर गहरा धक्का लगा कि उसकी माँ का व्यवहार भी बिल्कुल जोया जैसा ही था। ये सहना और भी मुश्किल था क्योंकि वो इस पूरी बात से मनोरंजन पा रही थी। उन्होंने लावण्या को गंभीरता से लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, थोड़ी तो अक्ल लगाओ। ये तो महज एक इत्तेफाक है कि हमने इस बारे में सुन लिया। अगर वहां किसी की स्वाभाविक मौत हुई होती, और मुझे तो समझ नहीं आता कि वे शिमला की इन तंग और ठंडी घाटियों में जिंदा भी कैसे रहते हैं, तो क्या तब भी हम अपनी दावत न करते? लावण्या को दबी आवाज में हाँ कहना पड़ा, लेकिन उसे भीतर ही भीतर लग रहा था कि ये सब गलत है। वो अपनी माँ के सोफे पर बैठ गई और उसके कुशन की झालर को मरोड़ने लगी। माँ, क्या हम वाकई इतने पत्थर दिल हैं? उसने प्रश्न किया। मेरी जान, श्रीमती शेरगिल उठीं और वो टोपी लेकर उसके पास आईं। इससे पहले कि लावण्या उन्हें रोक पाती, उन्होंने वो टोपी उसके सिर पर सजा दी। मेरी बच्ची, माँ बोली, ये टोपी अब तुम्हारी है। ये तुम्हारे लिए ही बनी है। मुझ पर तो ये बहुत बचकानी लगती। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना सुंदर नहीं देखा। खुद को देखो तो सही। और उन्होंने उसके सामने आईना कर दिया। लेकिन माँ, लावण्या ने फिर से बोलना चाहा। वो आईने में खुद को देख ना सकी और उसने अपना चेहरा फेर लिया। इस बार श्रीमती शेरगिल का धैर्य भी जोया की तरह जवाब दे गया। तुम बहुत बेवकूफ़ी कर रही हो लावण्या, उन्होंने रूखेपन से कहा। उस तरह के लोग हमसे किसी त्याग की उम्मीद नहीं रखते, और जिस तरह तुम सबकी खुशी में भंग डाल रही हो वो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ,
लावण्या ने कहा, और वो तेजी से कमरे से बाहर निकलकर अपने बेडरूम में चली गई। वहां अचानक उसकी नज़र आईने में खुद पर पड़ी। वो काली टोपी जिसमें सुनहरी गुलदाउदी के फूल लगे थे और मखमल का लंबा रिबन लटका था, उसमें वो लड़की किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो इतनी हसीन दिख सकती है। क्या माँ सही कह रही हैं? उसने सोचा। अब उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ ही सही हो। क्या मैं वाकई ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो रही हूँ? शायद ये भावनाओं का फिजूल खर्ची था। बस एक पल के लिए उसके दिमाग में उस बेचारी औरत, उन छोटे बच्चों और घाटियों के भीतर ले जाई जा रही उस लाश की धुंधली सी झलक कौंधी। पर अब वो सब अखबार में छपी किसी तस्वीर की तरह बेजान और धुंधला लग रहा था। दामद खत्म होने के बाद मैं इस बारे में फिर से सोचूंगी, उसने फैसला किया, और किसी तरह उसे यही योजना सबसे सही लगी। 1:30 बजे तक लंच खत्म हो चुका था। 2:30 बजे तक वे सब दावत के लिए पूरी तरह तैयार थे। हरे कोट पहने बैंड वाले आ चुके थे और टेनिस कोर्ट के एक कोने में जम गए थे। ओ मेरी जान, सुलोनी त्रिपाठी चहकी, क्या ये सब बिल्कुल मेंढकों जैसे नहीं लग रहे? तुम्हें इन्हें तालाब के चारों तरफ बिठाना चाहिए था और बीच में एक पत्ते पर इनका लीडर खड़ा होता। तभी लक्ष्य वहां पहुंचा और तैयार होने जाने से पहले उन्हें आवाज दी। उसे देखते ही लावण्या को उस हादसे की याद फिर से आ गई। वो उसे बताना चाहती थी। अगर लक्ष्य भी बाकी सबसे सहमत होता तो यकीन हो जाता कि सब ठीक है। वो उसके पीछे हॉल तक गई। जल्द ही मेहमानों का तांता लग गया। बैंड बजने लगा और किराए के वेटर कोठी से शामियाने की ओर भागने लगे। जिधर देखो उधर जोड़े टहल रहे थे। कोई फूलों की ओर झुककर उन्हें देख रहा था तो कोई किसी का अभिवादन कर रहा था। वे सब उन चमकीले परिंदों की तरह थे जो सिर्फ इस एक दोपहर के लिए शिमला की इस कोठी के बगीचे में उतरे थे। खुश लोगों के बीच होना और उनकी मुस्कुराहटों का हिस्सा बनना कितना सुखद एहसास था। प्यारी लावण्या, तुम कितनी सुंदर लग रही हो बच्ची। ये टोपी तुम पर बहुत जच रही है। लावण्या, तुम बिल्कुल किसी विदेशी परी जैसी लग रही हो। मैंने तुम्हें पहले कभी इतना प्रभावशाली नहीं देखा। लावण्या के चेहरे पर लाली छा गई और उसने बड़ी कोमलता से जवाब दिया, क्या आपने चाय पी? क्या आप आइसक्रीम लेना चाहेंगे? ये ताज़े फलों वाली आइसक्रीम वाकई बहुत खास है। वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और उनसे मिन्नत करने लगी। डैडी प्यारे, क्या बैंड वालों के लिए पीने का कुछ इंतजाम हो सकता है? और वो शानदार दोपहर धीरे धीरे ढलने लगी, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां शाम होते ही खुद को समेटने लगती हैं। इससे बढ़िया दावत पहले कभी नहीं हुई। बहुत ही कामयाब रही, वाकई सबसे शानदार। लावण्या ने मेहमानों को विदा करने में अपनी माँ की मदद की। जब तक सब चले नहीं गए, वे दोनों बरामदे में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। शुक्र है सब खत्म हुआ, श्रीमती शेरगिल ने चैन की सांस ली। लावण्या, बाकी सबको बुला लाओ, चलो चलकर ताज़ी कॉफ़ी पीते हैं। मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। हाँ, ये दावत बहुत सफल रही, पर ओहो, ये पार्टियां भी क्या बला है। तुम बच्चे दावत देने की जिद क्यों करते हो? और वे सब अब उस खाली पड़े शामियाने में बैठ गए। एक सैंडविच लीजिए डैडी, इस पर लगा झंडा मैंने ही लिखा था। शुक्रिया। श्रीमान शेरगिल ने एक ही बार में सैंडविच खत्म कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा उठाया। शायद तुम लोगों ने आज हुए उस भयानक हादसे के बारे में नहीं सुना, उन्होंने कहा। मेरी जान, श्रीमती शेरगिल ने हाथ उठाकर उन्हें टोकते हुए कहा। हमने सुना है, इसकी वजह से तो हमारी दावत लगभग बर्बाद ही होने वाली थी। लावण्या तो जिद पर अड़ गई थी कि हमें सब कुछ रद्द कर देना चाहिए। ओ माँ, लावण्या अब इस बात पर और खिजना नहीं चाहती थी। फिर भी ये बड़ी दर्दनाक घटना थी, श्रीमान शेरगिल बोले। वो लड़का शादीशुदा था, इसी नीचे शिमला की घाटी वाली गली में रहता था, और सुना है कि अपने पीछे पत्नी और आधे दर्जन बच्चे छोड़ गया है। वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। श्रीमती शेरगिल अपने कप के साथ कुछ नर्वस होकर खेलने लगी। सच तो ये है कि पिता को इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, उनमें जरा भी तहजीब नहीं है। अचानक माँ की नज़र मेज़ पर पड़ी। वहां ढेर सारे सैंडविचेस, केक और मलाईदार मिठाइयाँ रखी थीं जो अभी तक छुई भी नहीं गई थी और अब बेकार होने वाली थी। तभी उनके दिमाग में एक शानदार विचार आया। मुझे पता है, उन्होंने कहा, चलो एक टोकरी तैयार करते हैं, उस बेचारी औरत को ये बढ़िया खाना भेज देते हैं। कम से कम बच्चों के लिए तो ये किसी दावत से कम नहीं होगा। क्या तुम सहमत नहीं हो? और यकीनन उसके पड़ोसी और रिश्तेदार भी वहां आ रहे होंगे। कितना अच्छा होगा कि सब कुछ पहले से तैयार मिले। लावण्या, वे उछलकर खड़ी हुई। सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी से वो बड़ी टोकरी निकाल लाओ। लेकिन माँ,
क्या आपको वाकई लगता है कि यह सही रहेगा? लावण्या ने पूछा। फिर वही बात। कितनी अजीब बात थी कि वो उन सब से अलग सोच रही थी। अपनी दावत का बचा खुचा खाना देना, क्या उस बेचारी औरत को ये वाकई पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद आएगा। तुम्हें आज हो क्या गया है? 1-2 घंटे पहले तुम हमदर्दी दिखाने की जिद कर रही थी और अब? खैर, लावण्या टोकरी लेने भागी। उसकी माँ ने उसे ऊपर तक भर दिया। इसे तुम खुद लेकर जाओ मेरी जान, उन्होंने कहा। जैसी हो वैसी ही चली जाओ, नहीं रुको। ये सफेद लिली के फूल भी ले जाओ। उस तबके के लोग इन फूलों से बड़े प्रभावित होते हैं। इनकी टहनियां उसकी रेशमी पोशाक खराब कर देंगी, व्यावहारिक जोय ने टोका। हाँ, सही कहा। एंड वक्त पर बचाव हो गया। तो फिर सिर्फ टोकरी ले जाओ। और लावण्या, माँ उसके पीछे पीछे शामियाने से बाहर आईं। किसी भी हाल में तुम... क्या माँ? नहीं, रहने दो। बच्चे के दिमाग में ऐसे ख्याल ना डालना ही बेहतर है। कुछ नहीं, अब बस जाओ। जब लावण्या ने अपने बगीचे का गेट बंद किया तो धुंधल का छाने लगा था। एक बड़ा कुत्ता किसी साए की तरह पास से गुजर गया। शिमला की वो ढलानी सड़क चांदनी में सफेद चमक रही थी और नीचे गहराई में वे छोटी बस्तियां अंधेरे में डूबी थीं। दोपहर के शोर शराबे के बाद वहां कितनी खामोशी थी। वे पहाड़ी से नीचे उस घाटी की ओर जा रही थी जहां एक आदमी मरा पड़ा था, पर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था? वह 1 मिनट रुकी। उसे महसूस हुआ कि चुंबन आवाजें, चम्मचों की खनक, हंसी और कुचली हुई घास की महक अब भी उसके भीतर कहीं बसी हुई थी। किसी और चीज के लिए वहां जगह ही नहीं थी। कितना अजीब था ये। उसने धुंधले आसमान की तरफ देखा और सिर्फ यही सोचा कि हाँ, ये दावत सबसे ज्यादा कामयाब रही। अब वो चौड़ी सड़क अपार कर चुकी थी। धुआं उगलती और अंधेरी गली शुरू हो गई थी। शॉल ओढ़े औरतें और टोपियां पहने मर्द तेजी से वहां से गुजर रहे थे। लोग लकड़ी के बाड़ों के पास खड़े थे और बच्चे तंग दरवाजों पर खेल रहे थे। उन मामूली घरों से एक धीमी भिनभिनाहट सी आ रही थी। कुछ घरों में रोशनी की थरथराहट थी और खिड़की पर किसी केकड़े जैसी परछाई डोल रही थी। लावण्या ने सिर झुकाया और तेज चलने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि काश उसने ऊपर से कोई कोट पहन लिया होता। उसकी रेशमी पोशाक अंधेरे में कितनी चमक रही थी, और वो मखमल के रिबन वाली बड़ी टोपी, काश ये कोई साधारण टोपी होती। क्या लोग उसे देख रहे थे? यकीनन देख रहे होंगे। उसे शुरू से पता था कि शिमला की इन निचली गलियों में आना एक गलती थी। क्या उसे अब भी वापस लौट जाना चाहिए? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी थी। यही वो घर था, यकीनन यही होगा। बाहर लोगों का एक काला घेरा बना था। गेट के पास बैसाखी लिए एक बहुत बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी सब देख रही थी। उसके पैर एक पुराने अखबार पर टिके थे। लावण्या के करीब पहुंचते ही आवाजें थम गईं। भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ऊपर वाली कोठी से कोई यहां आने वाला है। लावण्या बहुत घबराई हुई थी। मखमल के रिबन को कंधे के पीछे झटकते हुए उसने पास खड़ी एक औरत से पूछा, क्या ये सुमित का घर है? उस औरत ने एक रूखी और अजीब मुस्कान के साथ कहा, हाँ मेरी बच्ची यही है। ओह, काश वो यहां से कहीं दूर भाग पाती। छोटा सा रास्ता पार कर दरवाज़ा खटखटाते वक्त उसके मुंह से निकला, हे भगवान मेरी मदद करो। वो उन घूरती आंखों से दूर होना चाहती थी। काश किसी औरत की मैली सी शॉल ही मिल जाती जिसे वो खुद को ढक लेती। उसने फैसला किया कि वो बस टोकरी छोड़कर चली जाएगी। वो उसके खाली होने का इंतजार भी नहीं करेगी। तभी दरवाज़ा खुला। अंधेरे में काले कपड़े पहने एक छोटे कद की औरत दिखाई दी। लावण्या ने पूछा, क्या आप मिसेस सुमित हैं? लेकिन उसे तब गहरा धक्का लगा जब उस औरत ने एक ठंडी नज़र उस पर डाली और फुसफुसाते हुए जवाब दिया, अंदर आ जाइए छोटी मालकिन। और इसके साथ ही उसे उस संकरे रास्ते में भीतर खींच लिया गया। नहीं, लावण्या ने घबराहट में कहा, मैं अंदर नहीं आना चाहती। मैं बस ये टोकरी छोड़ने आई हूँ। मेरी माँ ने... अंधेरी गलियारे में खड़ी उस औरत ने जैसे उसकी बात अनसुनी कर दी। इस तरफ आइए मालकिन, उसने एक चापलूसी भरी लेकिन भारी आवाज में कहा, और लावण्या ना चाहते हुए भी उसके पीछे हो ली। वो खुद को एक छोटी और बदहाल रसोई में पाया जहां धुएं वाले लैंप की मध्यम रोशनी फैली थी। वहां बुझती हुई आग के सामने एक औरत बैठी थी। उमा, उसे अंदर लाने वाली औरत ने आवाज दी। उमा,
देखो कोई बड़ी हवेली की लड़की आई है। फिर वो लावण्या की ओर मुड़ी और एक चतुर मुस्कान के साथ अर्थपूर्ण तरीके से बोली, मैं इसकी बहन हूं मालकिन, आप इसे माफ कर देंगी ना, दुख ने इसे पत्थर कर दिया है। ओ बिल्कुल, लावण्या ने कहा, कृपया इसे परेशान न करें, मैं बस ये टोकरी। लेकिन उसी पल आग के पास बैठी वो औरत मुड़ी। उसका चेहरा सूझा हुआ और लाल था। उसकी आंखें और होंठ रोने की वजह से सूजकर भयानक लग रहे थे। वो फटी हुई आंखों से लावण्या को देखने लगी, जैसे समझ ही न पा रही हो कि ये अजनबी लड़की इस कीमती पोशाक और टोकरी के साथ उसकी रसोई में क्यों खड़ी थी। फिर उस बेचारी का चेहरा दुख और अपमान के मिले जुले एहसास से फिर सिकुड़ गया। कोई बात नहीं मेरी जान, दूसरी औरत ने लावण्या का हाथ थामते हुए कहा, मैं मालकिन का शुक्रिया अदा कर दूंगी। और उसने फिर वही बात दोहराई, आप इसे माफ कर दीजिएगा मालकिन, इसे रीतियों की समझ नहीं है। उसका अपना चेहरा भी सूजा हुआ था, लेकिन वो लावण्या से कुछ और पाने की उम्मीद में एक बनावटी मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थी। लावण्या बस वहां से बाहर निकलना चाहती थी। वो वापस गलियारे में आ गई। तभी एक दरवाज़ा खुला। वो सीधे उस कमरे में चली गई जहां उस मरे हुए आदमी की लाश पड़ी थी। आप उसे देखना चाहेंगी, है ना? उमा की बहन ने कहा, और वो लावण्या को लगभग धकेलते हुए बिस्तर की तरफ ले गई। डरो मत मेरी बच्चे। अब उसकी आवाज में एक अजीब सी धूर्तता भरी अपनायत थी। उसने झटके से चादर हटाई और बोली, देखो वो कितना शांत लेटा है, जैसे अब इसे दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। आओ मेरी प्यारी बच्ची, करीब से देखो। लावण्या पास आई। वहां एक नौजवान लेटा था, जैसे गहरी नींद में सोया हो। वो इतनी सुकून भरी और गहरी नींद में था कि वो उन दोनों के लालच और दुख से बहुत दूर निकल चुका था। वो कितना शांत और स्थिर लग रहा था। वो कोई सुंदर सपना देख रहा था। उसे अब कभी मत जगाना। उसका सिर तकिए में धंसा था और आंखें बंद थीं। वो पूरी तरह अपने उस मौन को समर्पित हो चुका था। उसके लिए अब बगीचे की दावतों, खाने की टोकरियों और रेशमी पोशाकों का क्या मतलब था? वो इन सब भेदों से कोसों दूर था। वो अद्भुत और सुंदर दिख रहा था। जब ऊपर पहाड़ियों पर वे सब हंस रहे थे और बैंड बज रहा था, तब इस गहरी घाटी में ये करिश्मा घट रहा था। वो सोता हुआ चेहरा कह रहा था कि सब ठीक है, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी रोना तो आता ही था। वो उस कमरे से उसे कुछ कहे बिना बाहर नहीं जा सकती थी। लावण्या के मुंह से बच्चों की तरह एक सिसकी निकली। मेरी इस टोपी को माफ कर देना, उसने उस मृत चेहरे से धीमी आवाज में कहा, और इस बार उसने उमा की बहन का इंतजार नहीं किया। उसने खुद दरवाज़ा ढूंढा, संकरे रास्ते से नीचे उतरी और उन खामोश खड़े अंधेरे साए जैसे लोगों के बीच से भागती हुई निकल गई। गली के नुक्कड़ पर उसे लक्ष्य मिला। वो साए से बाहर निकलकर आया। लावण्या, क्या ये तुम हो? हाँ, माँ फिक्र कर रही थी, क्या सब ठीक रहा? हाँ बिल्कुल। ओ लक्ष्य! उसने अपने भाई का हाथ थाम लिया और उससे सटकर खड़ी हो गई। अरे तुम रो तो नहीं रही हो ना? उसके भाई ने पूछा। लावण्या ने सिर हिलाकर मना किया, पर वो बुरी तरह रो रही थी। लक्ष्य ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। रो मत, उसने अपनी कोमल आवाज में पूछा। क्या वो बहुत खौफनाक था? नहीं, लावण्या ने सिसकते हुए कहा, वो बहुत ही अद्भुत था। लेकिन लक्ष्य, वो रुकी और अपने भाई की ओर देखा। क्या ये जिंदगी? उसने हकलाते हुए पूछा, क्या ये जिंदगी? पर जिंदगी की वो विसंगति क्या थी, वो समझा न सकी। कोई बात नहीं, लक्ष्य उसकी बात पूरी तरह समझ गया था। है ना मेरी जान? लक्ष्य ने कहा। समाप्त।